हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। इस लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और उसको लिटरली पढ़ना भी होगा। पढ़ने के बाद अगर उसका मतलब आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरे से पूछिएगा ज़रूर, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज या क्वेश्चन से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक लिमिटेड नॉलेज होगी। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी में। कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं? देखो ये लिखा हुआ है टॉपिक सबसेट। सबसे पहले हम सबसेट को समझेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आप इसे खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर कहता है कंसीडर द सेट्स एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। यानी कि इसने कहा है कि सेट बनाइए, और आप जानते हैं सेट क्या होता है। आपके स्कूल के सभी बच्चे जो हैं उसे एक्स नाम दे दीजिए, है ना। कंसीडर करिए कि एक्स एक सेट है जिसमें आपके स्कूल के सभी बच्चे हैं। उसके बाद आपको कहता है वाई एक दूसरा सेट है जिसमें कि द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि आपको वो सेट बनाना है जिसमें कि आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं। तो देखो ये है आपका स्कूल, और इस स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। उन क्लासेस के अंदर जब क्लासेस की बात करते हैं, उन सभी क्लासेस के अंदर आपकी एक क्लास है 11th क्लास। तो यानी कि जो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स, और जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स। तो आप जरा सोचिए कि y जो है, y ये कहां से निकल के आया है? वो आया है x में से निकल के। y एक सेट है, x एक सेट है। x का मतलब आपके स्कूल के सारे बच्चे और y का मतलब आपकी क्लास के सारे बच्चे। तो आपकी क्लास के बच्चे स्कूल में से ही तो आए हैं, यानी कि स्कूल के बच्चों में से ही तो वो बच्चे हैं। लेकिन आपकी क्लास के सारे बच्चे आपके स्कूल के बच्चे होंगे, ये नहीं हो सकता। यानी कि पूरे स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जितने आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन आपकी क्लास में वो सारे बच्चे पढ़ते हैं जितने की स्कूल में पढ़ते हैं। बात क्लियर नहीं हो रही ना? तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे नंबर्स के थ्रू। देखो आपको ये बच्चों से बात समझ नहीं आ रही तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि ए एक सेट है, उसमें कुछ नंबर है 1 2 3, इतने नंबर्स हैं। फिर उसके बाद बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 तो है ही, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, आगे भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। यानी कि पहले वाले सेट के सारे नंबर्स दूसरे वाले सेट में हैं। तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर बोल सकते हैं हम इसे ए एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट बी। तो आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने आपको सबसेट डिफाइन किया था कि सबसेट क्या होता है। सेट का ही एक पार्ट होता है जिसे सबसेट कहते हैं। अब एनसीईआरटी कैसे डिफाइन कर रहा है उसको देखते हैं। इसने एक एग्जांपल दिया और इसने यहां पर उसको एक्सप्लेन किया। यहां पर कहता है वी डिनोट द एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि वाई के सारे एलिमेंट्स, यानी आपकी क्लास के सारे बच्चे, वो सारे के सारे किसमें हैं? आपके स्कूल में है। वी से दैट y इज अ सबसेट ऑफ x, तो हम उसे बोलेंगे y सबसेट है x का। कहता है द फैक्ट दैट y इज अ सबसेट ऑफ x इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंबल ऑफ दिस। इस तरीके के सिंबल से हम उसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी y सबसेट ऑफ x। द सिंबल दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? इस सिंबल को इज अ सबसेट ऑफ भी बोल सकते हो, एक फ्रेज वर्ड है। और उसके बाद इज कंटेन्ड इन, कंटेन मतलब होना, उसके अंदर है। ओके, डेफिनेशन 4 देख लेते हैं। कहता है अ सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। यानी कि A जब B का सबसेट कहलाएगा जब A के सारे एलिमेंट, देखो एवरी एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो बहुत आसान बात है, ये तो हो चुका है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में आप नहीं पढ़ते तो वो छूट जाती है, और एक्सरसाइज में वो मिलेगा ही नहीं टॉपिक। एनसीईआरटी में जो बात लिखी हुई है, जो इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, और वो एक्सरसाइज में टॉपिक ही नहीं है। अभी देखो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन अदर वर्ड दिस इज ए सबसेट बी इज इफ व्हेनेवर ए मतलब कि एलिमेंट, अगर स्मॉल ए की बात करते हैं तो वो एलिमेंट होता है ना, यानी कि ये एलिमेंट है एक।
तो यानी कि ए एक एलिमेंट है, इज बिलोंग्स टू, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू, बताया था मैंने आपको बिलोंग्स टू। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसकी तो 1 इज बिलोंग्स टू ए, अगर 1 ए में बिलोंग करता है then if 1 is belongs to A then 1 is also belongs to B। अगर A सबसेट B का है, अगर एक एलिमेंट A का A में बिलोंग करता है तो B में भी जरूर करेगा, ये बात इसने लिखी है। देखो इसको ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं। कहता है A सबसेट ऑफ B if whenever element A is belongs to या A is element of A then A is also the element of B। ओके कहता है इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल ऑफ दिस। तो देखो इसने क्या बोला, एक सिंबल रिप्रेजेंट किया, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच मीन्स इंप्लाइज। तो इस सिंबल को आपको यहां पर सीखना होगा, ये एक्सरसाइज में कोई नहीं सिखा रहा आपको कि इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं, इसका नाम है इंप्लाइज। ओके ये सिंबल का नाम याद रखिएगा। यूजिंग दिस सिंबल, इस सिंबल का यूज करके वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज फॉलो। तो आप उसे कैसे दिखाओगे, उस डेफिनेशन को कैसे दिखाओगे, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए एक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है तो वो बी के अंदर भी होगा। और देखो ये सिंबल यूज किया, इसे कहते हैं इंप्लाइज। अगर ये होगा तो ये भी होगा, इसका मतलब देन बोल सकते हो, है ना, ये होगा तो ये भी होगा। ओके आगे इसने क्या कहा है, आगे पढ़ते हैं। इसने इसे समझाया कैसे पढ़ते हैं। इसने बोला है कि वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज, इस वाले स्टेटमेंट को इसने पढ़ के भी बताया है। ये बताना चाहता है कि ताकि आप अभी नए स्टूडेंट्स हो, आपको तो अभी ये पढ़ने भी नहीं आते सिंबल्स, तो इसलिए पढ़ के बता रहा है। तो अगर आप मेरी बताई गई बात भूल जाओगे तो देखो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, ए सबसेट बी। देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये वाला ए अगर ए का एलिमेंट है, implies that का ये सिंबल हो गया। कहता है ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। तो पढ़ के बता दिया, स्टेटमेंट पढ़नी है आपको आगे, कभी भूल जाओ तो इसे आप देख लेना, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी वी राइट दिस, अगर वो नॉट सबसेट होता है तो उसे हम कहते हैं ए इज नॉट सबसेट, है ना, सारे एलिमेंट्स मिलते नहीं। वी मे नोट दैट फॉर ए टू द सबसेट ऑफ बी ऑल दैट इज नीडेड is that every element of A is in B। हाँ ठीक है, अगर आपको कहता है कि वो सबसेट है तो सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। It is possible that every element of B may or may not be in A। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना कुछ नहीं है। कहता है ये जरूरी नहीं है, it is not necessary that B के सारे एलिमेंट्स A में होंगे। देखो इस केस की बात कर लेते हैं। देखो A के सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स B में है, यस है, तो इसका मतलब A सबसेट ऑफ B है। लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में है, नो, यहां पर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको एक और एग्जांपल लिख के दिखाया लाइक दिस, इसकी बात को समझना होगा, इसकी लाइन को समझना होगा, इसी पर बनेंगे क्वेश्चंस। A अगर एक सेट दे रखा है 1 2 3 और B एक दूसरा सेट दे रखा है 1 2 3, तो मुझे बताइए क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, कहेंगे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है, यस बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। ओके अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो वो सबसेट कहलाता है, बी के एलिमेंट सारे के सारे ए में है तो वो सबसेट कहलाता है। लेकिन यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सुपरसेट। सुपरसेट मतलब सुपीरियर। देखो ना ये सुपीरियर नहीं हो गया, 1 2 3 तो है ही और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, तो इसे सुपरसेट एक नया नाम दे दिया। अब इसको हम एक बार रीड करते हैं। कहता है सो हैपेंस दैट, ये भी हो सकता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन ए। देखो बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी, फिर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी कि कंडीशन ये बनी कि अगर A सबसेट ऑफ B है, B सबसेट ऑफ A है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आप कहेंगे सर इतनी बारीक सी बातों को हमें क्यों बताया जा रहा है, इतना टेक्निकल क्यों हो रहे हो आप। तो जब आप मिसलेनियस खोलेंगे ना इस चैप्टर की, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मिसलेनियस निकाल लेना। आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और
10, 11, 12 तक के क्वेश्चन सारे के सारे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर बातें सिर्फ यहां से हो रही है, यहां से, यानी कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो क्या ए बराबर बी के है, आपको वहां समझ नहीं आएगा, वहां कोई नंबर नहीं दिखाने वाला आपको। तो इसलिए आपको ये समझना होगा, जब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पढ़ोगे तो ये बहुत यूजफुल है ये कॉन्सेप्ट। ओके, ये बात इसने एनसीईआरटी में लिखी है। देन वी शैल, यहां पर लिखा है देन वी शैल also have B subset of A. In this case, A and B are the same set. So we have A subset of B and B subset of A imply if and only if A is equal to B. अब देखो यहाँ पर दो निशान दे दिए ऐसे, ये दो बार डबल ऐसे लिखता है, ये ऐसे लिख देता है या फिर ऐसे, और मैं लिखूंगा इसे कैसे, इस तरीके से और इस तरीके से। ओके, आप ऐसे लिखोगे और किताब में ऐसा छपा हुआ होगा, बात एक ही है। ये वाला सिंबल और ये वाला सॉरी ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल एक ही बात है, दो लाइन और एक लाइन का फर्क मत समझिएगा। ओके, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ये एक सिंबल यूज किया इसने, क्या सिंबल यूज किया, ये वाला सिंबल यूज किया, ये देखो गौर से, है ना। अभी मैंने क्या बताया था उस सिंबल के बारे में, ऊपर इंप्लाइज के बारे में क्या बोला है इसने, ये वाला इंप्लाइज के बारे में। चलो इसकी बात करते हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट, ए के अंदर कोई एक सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में मिलते हैं, बी में, बी के अंदर मिलते हैं, तो हमने कौन सा निशान लगाया था, इंप्लाइज। लेकिन ए के बी में और बी के ए में मिलते हैं तो फिर दो तरफ इंप्लाई का यूज हो जाएगा ना, ऐसे। तो यही बात इससे समझाई है, इस सिंबल को भी आप समझिएगा। और इसका क्या नाम होता है बताया गया है, कहता है वेयर दिस सिंबल फॉर टू वेज इम्प्लीकेशंस। देख लो ना, दो तरफ इम्प्लीकेशन है। कहता है इज एंड इज यूजुअली रीड एज, और इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ। ये आपको ध्यान से समझना है। ब्रीफली इसे कहते हैं इफ, IFF। ये लिखा हुआ मिलेगा पेपर में और बच्चों को इसका मतलब भी नहीं समझ में आता। इसका मतलब हो गया दो तरफ इंप्लाइज, इधर भी होगा इधर भी होगा। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। सिंबल्स को समझिए, सिंबल्स को। आगे आगे बात करते हैं, देखो क्या कहता है। आगे कहता है इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर सारे के सारे जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप का सबसेट होते हैं, कहता है दैट इज ए सबसेट ऑफ बी एंड दिस ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी। ए है ना, ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, सॉरी, ए सबसेट ऑफ ए है ना। कहता है सिंस द एम्प्टी सेट जो होता है, जो फाई होता है, हैज नो एलिमेंट्स, वी एग्री टू से दैट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दो बातें इसने बताई। पहली बात इसने क्या बताई है, उस बात को लिखिएगा जरूर, बिना लिखे काम करेंगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं इसने क्या बोला है और कैसे आपको समझना है। सबसे पहली बात आप अपनी कॉपी पे लिखिए, सबसेट। सबसेट का जनरली सिंबल होता है ये, ओके। उसके बाद दूसरी बात यहां पर लिख लीजिए, ये निशान है और ये निशान क्या है, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज है ना, यहां पर लिखा हुआ है इंप्लाइज, है ना, ये हो गया इंप्लाइज, IMPLIES, सॉरी IES, ओके। उसके बाद ये एक तीसरा सिंबल हो गया, ये दोनों तरफ है, इसे बोलते हैं इफ एंड इफ एंड ओनली इफ, है ना। और आपको एक और इसकी जगह पर सिंबल मिलेगा, यानी कि आप इस वाले सिंबल को एक और तरीके से बोल सकते हो, डबल F लगा देंगे, इफ, है ना, ओके। और उसके बाद एक नई बात यहां से निकल के आई है, कहता है अगर एवरी सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या लिखा है, एवरी, कॉपी पे लिखिएगा मेरे साथ साथ, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। लास्ट में ये लिखना है आपको कि फाई हैज नो एलिमेंट, वी एग्री दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब आप हायर स्टडी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस फंसा देंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, मैंने आपको बता दिया है, एक बार और रीड कर लेना। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आपको खुद करने हैं। Q इज अ रैशनल नंबर, R इज अ रियल नंबर, तो Q बिलोंग्स टू, Q इज अ सबसेट ऑफ R, Q के सारे नंबर्स R में आते हैं, यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं,
है ना। उसके बाद यहाँ पर कहता है ए इज अ सेट ऑफ ऑल डिविजर ऑफ 56। ए एक ऐसा सेट है जो सारे के सारे डिविजर बनाता है 56 के। 56 के डिविजर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 2 के पहाड़े में 56 आता है 56, उसके बाद 4 के पहाड़े में 56 आता है, ऐसे कितने नंबर, सारे के सारे नंबर्स लिख लो। उसके बाद कहता है प्राइम डिविजर ऑफ 56, प्राइम नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर में ये तो आएगा, ये नहीं आएगा ना, तो इसे बी बोल दिया। ओके तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं हो सकते, इसका मतलब ये हो गया ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बट बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे तो बी सबसेट ऑफ ए होगा। यही बात इसने बोल के दिखाई है, देखो बी सबसेट ऑफ ए, है ना। यहां पर आपसे कहता है, सॉरी यहां बोला है। उसके बाद थर्ड में क्या कहता है, कहता है 1 3 5, और यहां कहता है एक्स सच दैट एक्स ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये भी 1 3 5 ही होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल है। उसके बाद ए ई आई ओ यू यहाँ पर इंग्लिश वॉवेल्स दे रखे हैं और ए बी सी डी दे रखा है। देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ना तो ए बी पे सबसेट है ना बी ए पे। 4 एग्जांपल्स के तरीके बता दिए हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे देखिए इन 4 एग्जांपल्स के बाद आगे कुछ बोला है, इसको इग्नोर मत करिएगा। यहां देखिए ए एंड बी बी टू सेट इफ ए सबसेट ऑफ बी, ये देखिए, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या बोला मैंने, ये लिखिए कॉपी पे, ए सबसेट ऑफ बी तो है बट एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया कि बी बड़ा है। यहां पर कहता है ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। क्या बोला, एक नया नाम आया है, प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इसका निशान क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट ही वाला निशान प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए जो है उसके सारे एलिमेंट बी में है और ए बराबर बी के नहीं है। इसका मतलब हो गया कि बी जो है वो उसके सारे एलिमेंट्स ए में नहीं मिलेंगे आपको, है ना, बी बड़ा होगा। यहां पर कहता है एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। याद रखना, जैसे मैंने ए एक लिखा है नंबर 1 2 3 और बी एक सेट बनाया 1 2 3 4, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी पहली शर्त पूरी होती है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन ए और बी दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो ऑब्वियस सी बात है बी बड़ा होगा ना, बी के पास ज्यादा नंबर्स होंगे, तो बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। ये बात यहां ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज में ना सुपर सेट का नाम आएगा ना प्रॉपर सबसेट का नाम आएगा, और ये आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ये सिर्फ यहीं पर नाम आता है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया है, एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे एक नाम और आया है, इफ ए हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर ए के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, लाइक दिस, जैसे कि 2 लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, वी कॉल इट सिंगलटन सेट। तो ये भी कभी कभी आता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट्स होता है ना। तो यहां पर ये भी लिख लेना, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, कोई भी एक, है ना, एक ही एलिमेंट होगा। अब आपको 9th एग्जांपल दे रखा है, आप खुद करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। 10th एग्जांपल दे रखा है, या आप खुद करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप समझेंगे कि क्या दे रखा है। आगे आपसे कहता है सबसेट ऑफ ए सेट रियल नंबर के सबसेट दे रखे हैं, एन जेड क्यू, मैंने बता दिया था आपको। एग्जांपल्स दे रखा है, आप खुद से ट्राई करेंगे और ये डिसाइड करके बताएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, क्या दे रखा है। आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद आता है आपके सामने इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो देखो इंटरवल्स में 2 ही इंटरवल याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है ओपन इंटरवल्स ये होता है। एक याद रखना है आपको क्लोज इंटरवल, जो मैं लिखवा रहा हूं उसे अपनी कॉपी पे जरूर उतारिए, क्लोज इंटरवल्स। तो क्लोज इंटरवल होता है ये आपका, ठीक है ना, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या फर्क होता है, ये जो ब्रैकेट है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहां सेट के अंदर ब्रैकेट को बहुत केयरफुली लगाना है। देखिए वैसे जनरली बोलूं तो ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये होता है मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद ये होता है लार्ज ब्रैकेट। ओपन, हम जनरली तो यही बात करते आए हैं, अभी तक तो यही पढ़ते आए हैं, बट अब इन तीनों पे अंतर है। सबसे पहला देखो, ये देखो ओपन ब्रैकेट है, ये देखो आपको क्या दे रखा है, क्लोज ब्रैकेट,
और ये आपको दे रखा है, ये वाला जो सिंबल है करली ब्रैकेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। तीनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो ये ओपन ब्रैकेट क्या करता है, ध्यान से समझना। ओपन ब्रैकेट का अगर मैं सिंबल बनाऊं तो इसका सिंबल होता है लेस देन या फिर ग्रेटर देन। अगर मैं बात करता हूं क्लोज इंटरवल का, तो ये हो जाएगा आपका सिंबल में लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। सपोज कर लेते हैं कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, है ना, x एक नेचुरल नंबर है ना, और उसके बाद आपसे क्या कहता है, नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर लिख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन की तरह ही लिख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, है ना, एंड x की वैल्यू जो है वो आपको 2 से बड़ी है और 7 से छोटी है। या नेचुरल नंबर ही लिख लेते हैं अभी आपको समझाने के लिए, फिर हम क्वेश्चन रियल नंबर पे कर लेंगे, है ना। नेचुरल नंबर है, 2 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो 2 से बड़ा और 7 से छोटा का मतलब क्या हो गया, 2 से बड़ा मतलब 2 तो है नहीं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तो है नहीं। तो ये नंबर्स हो गए यहां पर, है ना, 2 से बड़ा और 7 से छोटा। अगर मैं यहां पर निशान लगा दूं ऐसे बराबर का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। तो इसका मतलब 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। ये बात समझ में आ रही है। मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं इसे यहां से लिख देता हूं। ओके, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं। तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट का डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर मैं बात ओपन की करता हूं, अगर मैं बात करता हूं ये कि आपको लिखना है 2 से लेकर 7 तक, तो मतलब 2 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, इसके बीच के सारे नंबर लेने हैं। अगर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो 3, 4, 5, 6 लेना है। अगर मैं बात करता हूं क्लोज ब्रैकेट 2 to 7 और यहां पर कहता हूं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो लिखूंगा 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, 5 भी लेना है, 6 भी लेना है, 7 भी लेना है। अगर मैं आपके सामने लिख के दे दूं यहां पर 2,7, एक तरफ ओपन ब्रैकेट एक तरफ क्लोज ब्रैकेट, ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में। तो 2 नहीं लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है और 7 भी लेना है। 7 भी आएगा क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। तो आपको समझ में आ गया। इसको अगर ग्राफिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो इसके जरिए यहां पर समझ लीजिए। अगर नंबर लाइन पर दिखाते हैं तो अगर ए और बी को अगर मैं दोनों तरफ क्लोज है तो देखो ये सर्कल को फिल नहीं करेंगे, सर्कल खाली है। उसके बाद अगर ए और बी क्लोज ब्रैकेट है तो इसको फिल कर देंगे, अंदर वाले सर्कल को, दिख रहा है डार्क में। अगर एक तरफ क्लोज है तो इस तरीके से दिखाते हैं फिल करते हुए, और ओपन है तो ये एम्प्टी रखेंगे। और अगर इस तरफ से एम्प्टी रहेगा, ये देखो क्लोज और ये देखो ओपन। तो समझ में आ रहा है। सर्कल को अगर आप किसी नंबर लाइन को दिखाओगे तो ऐसे करके दिखा दिया तो क्लोज हो गया, एक नंबर लाइन पर ऐसे करके दिखाया तो ओपन हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कुछ चीजें लिखनी थी वो लिख ली होंगी आपने। अब आते हैं पावर सेट के पास। पावर सेट क्या होता है, कंसीडर द सेट 1 2। लेट अस राइट डाउन ऑल द सेट सबसेट्स ऑफ द सेट दिस। सभी सबसेट लिखने हैं। एक सेट है 1 और 2, इसके ऑल सबसेट्स लिखने हैं, ऑल सबसेट्स। तो ऑल सबसेट्स जो बन सकते हैं, तो एक तो 5 होगा, 5 तो हर किसी के पास होता है, अगर ये दोनों नंबर निकाल देंगे तो 5 बचेगा। एक 1 होगा, 1 भी हो सकता है, और एक 2 होगा, 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, और एक 1 2 होगा। जरा देख के बताइए, आपका ये नंबर इसमें है, ये नंबर भी, ये जो अंदर दे रखा है नंबर, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, और ये भी इसमें, सारे के सारे सबसेट्स हैं, यानी इसी सेट में से बने हैं निकल के। ओके, कहता है वी नो दैट phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो phi इज अ सबसेट ऑफ 1 2। वी सी दैट 1 एंड 2 एंड ऐसे ही 1 2 ऑल्सो। वी नो दैट एवरी सेट ऑफ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, अपने अपने आप का सबसेट होता है। सो 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2। ओके, नाउ यहां पर कहता है 4 सबसेट्स आए। क्या है, 4 सबसेट्स। एक आया 5, एक आया 1, एक आया 2, एक आया 1 2। कहता है द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स कॉल्ड द पावर सेट। द सेट ऑफ पावर सेट क्या होगा, पावर सेट होगा, अगर मैं इस सेट का पावर सेट ढूंढ रहा हूं, इसका अगर ए का पावर सेट ढूंढ रहा हूं, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पहले सेट बनाएंगे और सारे सबसेट लिख लेंगे, 5 1 2
n12 लिख लीजिए कॉपी पे मेरे साथ, पावर सेट में फंस जाएंगे आप। सारे सबसेट लिखने को पावर सेट कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू बता रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, और इस पावर सेट को लिखते हैं पी ब्रैकेट ऑफ ए, पी मतलब पावर सेट, ओके, एवरी एलिमेंट सेट से। तो आपको दे रखा है 1 2 के पावर सेट क्या बने, ये बने पावर सेट। और अगर नंबर ऑफ आपसे कहता है, अगर आपसे कहता है इन जनरल ए इज अ सेट ऑफ एन ए मतलब नंबर ऑफ ए, कहता है ना इज इक्वल टू एम, देन इट कैन बी शोन देन n यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट यानी कि पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर मान लो आपको कुछ भी नंबर दे रखा है, जैसे ए के अंदर आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपके बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, एम दे रखा है, सपोज एम दे रखा है ना, एम नंबर्स है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एम। जैसे कि यहाँ पर ए के अंदर कितने नंबर्स दे रखे थे, 2 दे रखे थे, तो 2 की पावर 2, अगर 3 दे रखे होते तो 2 की पावर 3, 4 दे रखे होते तो 2 की पावर 4। तो ये भी आपको याद रखना होगा, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे समझेंगे। अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ समा जाता है, उसे यूनिवर्स कहते हैं। उसका एक सिंबल भी यहाँ बताया गया है यूनिवर्सल सेट का, ये सिंबल है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यू, यूनिवर्सल सेट, ओके। तो ये यूनिवर्सल सेट जो होता है, इसका मतलब इसमें सारे नंबर समा जाते हैं और सारे आ जाते हैं। पढ़ लेना, यूजुअली पार्टिकुलर कंट्रास्ट आपको दे रखा है, कॉन्टेक्स्ट आपको दे रखा है, इन विच फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या बताया है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। यूनिवर्स का मतलब सारे नंबर्स, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स तो हो गया आपका यूनिवर्स, इसमें से निकले हुए को कहते हैं सेट। जैसे कि 1 2 इसमें से निकला है, इसमें से निकला है 2 3 4, इसमें से लिखेंगे आगे के सेट्स, है ना, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये यूनिवर्स सेट आना चाहिए, ये यूनिवर्स से कम आना चाहिए, यूनिवर्स से बड़ा नहीं आ सकता, है ना। यूनिवर्स मतलब सब कुछ, ओके। तो मैंने आपको ब्रीफ करा है अभी तक का इंट्रोडक्शन, और मैंने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस क्लास के अंदर। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे अभी मैंने बताया है, आप पूरी एक्सरसाइज टटोल लेना, आपको पावर सेट कहीं नहीं मिलेगा, सुपर सेट कहीं नहीं मिलेगा, सिंगलटन सेट कहीं नहीं मिलेगा, और ये नाम आपके एनसीईआरटी में ही लिखे हैं। तो मैंने तो अभी भी ब्रीफ किया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, यहाँ से आपका जो था ये आपका सबसेट, ये यहाँ से, ठीक है ना। और उसके बाद 1.6 से लेकर और सारे के सारे आपको यहाँ तक 1.8 तक पढ़ने हैं, 1.6 1.7 1.8 ये आपका होमवर्क है, ओके। अब बात करते हैं 1.3 की। तो 1.3 एक्सरसाइज ऑफ कोर्स मैं आपको कराऊंगा। तो आपने अभी तक जान लिया इंट्रोडक्शन, आप खुद से अब एबल हो गए हैं करने के, और यही आपको करना है कि पहले इंट्रोडक्शन में सब चीजें हमने सीख ली हैं, एग्जाम्पल आपने कर लिए हैं, अब एक्सरसाइज के पास जाइए। इसी प्लेटफॉर्म को, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे आप हमेशा, याद रखिए, तब आपको मैथ्स बहुत आसान लगने वाली है। डायरेक्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट नहीं करने वाले, ओके। तो यहां पर देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। वैसे तो इसे प्रॉपर सबसेट बोलूंगा, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, इसे सबसेट बोला गया है ना। और प्रॉपर सबसेट ऊपर बता दिया है क्या होता है प्रॉपर सबसेट, जब ए सबसेट बी का हो बट ए इज नॉट इक्वल टू बी हो, या फिर आप कह सकते हो बी इज अ सुपर सेट हो, इज अ सुपर सेट, तो फिर इस सिंबल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये बात हमें करने से पहले नहीं पता लगती, तो हम इसको सबसेट के तरीके से ही लेते हैं। अगर आप हायर क्लास में जाओगे या कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक चीज और मिलेगी, ए सबसेट इक्वल टू बी, ध्यान रखना वहां पर सबसेट इसे बोला जा रहा है। ये क्या है आपका, ये क्या है ए मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें भी हो सकते हैं और ए बराबर बी के भी हो सकता है, अभी पता नहीं, तो इसे बोला गया है सबसेट। कभी आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ो तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है। और इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर सबसेट मतलब वो इक्वल नहीं हो सकता, और सबसेट मतलब मे बी वो इक्वल भी हो सकता है, मे बी वो सबसेट तो है ही, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आपको 11th की एनसीईआरटी में ऐसी चीजें नहीं बताइए, बट 11th क्लास में ये है, और हायर स्टडी में तो आपको ये मिलेगा जरूर। कौन सा सिंबल, ये सबसेट के नीचे बराबर वाला,
ओके, इसे हम सबसेट बोलते हैं। फिलहाल 1 2 3 आपको एक सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 एक दूसरा सेट दे रखा है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो बताइए जल्दी से। यस, 2 3 4, 1 2 3 नहीं है, सॉरी 2 3 4 था, 2 3 4 इसमें है, तो इसका मतलब ये सबसेट है। सिंबल लगा दीजिए, ये वाला बात खत्म हो जाएगी। ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर ए नहीं है भाई, ए नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। सिंबल लगा दीजिए, बात खत्म। कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है आपके 11th क्लास का स्टूडेंट है, और एक्स सच दैट एक्स इज अ स्कूल ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि सारे स्कूल के बच्चे। तो भाई क्लास के बच्चे स्कूल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सबसेट है। उसके बाद कहता है आपसे x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, सर्कल इन अ प्लेन, ये रहा सर्कल। उसके बाद सच दैट सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो देखो रेडियस 1 लेके सर्कल बना दिया। एक सिचुएशन ये हो सकती है, सर्कल इन अ प्लेन, और सॉरी रेडियस 1 वाला तो सर्कल वही रहेगा, सर्कल इन अ प्लेन, ये रहा सर्कल इन अ प्लेन, और रेडियस 1 का आपका रेडियस 1 अंदाजे से बना देना। तो देखो रेडियस 1 वाला सर्कल तो सेम रहेगा, देखो ये रेडियस 1 वाला सर्कल है, लेकिन पहले सर्कल की कोई रेडियस मेंशन नहीं करी। अगर वो सर्कल की रेडियस छोटी है तो ये इसके अंदर समा जाएगा, सबसेट होगा। अगर वो बड़ा है तो ये इसके अंदर नहीं समाएगा, सबसेट नहीं होगा। तो देखो जरा सोचो, अगर कुछ बात सबसेट के लिए है, कुछ एलिमेंट्स है और कुछ एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या वो सबसेट कहलाता है? चलो मैं इस बात को साबित करके दिखाता हूं। जैसे ए एक सेट है 1 2 3, ओके, और बी एक दूसरा सेट है और वो है 2 3 4 5। तो आप जरा बताइए, 2 और 3 तो इसके पास था, 2 और 3 तो था, लेकिन एक तो नहीं था ना। अगर एक नहीं था तो क्या ए सबसेट बी के कहलाएगा? नो। तो मैंने कहा ये वाला सर्कल, सर्कल इन अ प्लेन बोला, प्लेन मतलब कि आपका पेज, प्लेन कहते हैं उसे ना, वो हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं लेना। तो सर्कल इन अ प्लेन बोला तो इसका मतलब एक कोई छोटा सा सर्कल बना लो, और एक रेडियस वाला, एक रेडियस वाला आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर समा जाता है। यस, ये इसका सबसेट कह सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स मिल गए, जैसे कि 2 और 3 मिल गए, लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर्कल इन अ प्लेन और बड़ा सर्कल बनाता हूं तो इसके अंदर नहीं समाएगा। तो ओवरऑल इसको अगर हम बोले तो ये सबसेट नहीं है। ऐसे ही अगला देखो, ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन पर ट्राइंगल बना दिया आपने, ये बना दिया ट्राइंगल। और उसके बाद दूसरा कहता है रेक्टेंगल इन अ प्लेन। भाई रेक्टेंगल इन अ प्लेन इससे तो नहीं बना ना, इससे तो नहीं बना, यहां पर ये इसके अंदर समा जाएगा, लेकिन अगर ट्राइंगल बड़ा हो ये वाला और रेक्टेंगल छोटा हो तो नहीं समा जाएगा। तो इसका मतलब ये शेप जो है एक दूसरे को क्या करती है, रिलेट ही नहीं करती है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। आगे कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया मैंने, एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया या एक बड़ा सा बना दिया। क्या सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल होते हैं? हाँ, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल, 3 साइड्स की क्लोज फिगर। तो इसका मतलब सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ट्राइंगल होते हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये इसका सबसेट है। ओके, बात क्लियर हो रही है? कॉपी पे लिखते चले जाइए सबसेट है या नहीं, आपको सीधा सीधा लिखना है ना। तो आपको यहां पर बता देना है ये इसका सबसेट है। आगे आपसे कहता है इवन नेचुरल नंबर, यहां पर इंटीजर बोल रहा है। इवन नेचुरल नंबर देखो 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स मतलब सारे नंबर ना, 1 2 3 4 एंड -1 -2 एंड सो ऑन टू एंड 0, सारे नंबर। तो इवन तो इसमें आ गए ना, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या होता है सबसेट, क्या नहीं होता। हमारे पास क्वेश्चन आज की क्लास के हैं 9, हम टोटल 9 क्वेश्चन तक आज कवर करने वाले हैं। तो तरीके से देखेंगे, और मेरे से पहले कर सकते हैं तो बिल्कुल तरीके से करेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन के पास चलेंगे, कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन्हें खुद कुछ बना के दे रखा है, हमें उसके निशान को नहीं देखना, यानी कि इसके निशान जो ये बीच वाला निशान है इसको मैं हटा देता हूं, हम इसे नहीं देखना चाहते, है ना, हम इसे नहीं देखेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना खुद का निशान लगाएंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन में ए बी, क्या इसका सबसेट है? ए बी, क्या इसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं? यस, ये इसका सबसेट है। अब इसके निशान को देख लेते हैं, इसके निशान में क्या बोला गया, इसने कहा है नॉट सबसेट। हमारे अकॉर्डिंग तो सबसेट है, इसके अकॉर्डिंग सबसेट नहीं है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा, इसने गलत बोला है। उसके बाद ए ई, यहां पर दे रखा है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो आप देखो जरा, क्या ए ई इसके अंदर आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये इनने क्या बोला है, इसकी बात भी देख लेते हैं। इसने बोला ये इसका सबसेट है, यस, इसने भी सबसेट बोला और हमारा भी सबसेट आ रहा था, तो ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद 1 2 3, क्या इसके अंदर 1 2 3 आ रहा है?
भाई 1 2 3 तो नहीं आ रहा, 2 कहाँ पर है भाई, 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है सबसेट है, तो है बोला है ना, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बात इन्हें गलत बोली है, फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद अगले पर चलते हैं। अगले में क्या कहता है, ए इसका सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है, लेकिन इसने क्या बोला है, इसने भी बोला है सबसेट है, तो इसका मतलब ये कंडीशन इसने ट्रू बोली है। फिर कहता है ए, और यहाँ पर ABC दे रखा है, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन दे रखा है, तो सिंबल बदला होगा। इनने एलिमेंट के बारे में पूछा है, क्या ए एलिमेंट है, कहेंगे नो एलिमेंट नहीं है। कैसे बोला, देखो ए एक सेट है, उसके अंदर दे रखा है ए, बी एक सेट है, उसके अंदर दे रखा है ABC। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये बी है ना, तो यानी कि ए एक एलिमेंट बी के अंदर है, ए एक एलिमेंट बी के अंदर है, या फिर मैं बोल सकता हूं ए एक एलिमेंट है जो कि इस सेट के अंदर है। इस तरीके से लिखा जाएगा एलिमेंट। लेकिन अगर मैंने इसको ही सेट के अंदर लिख दिया ये इस तरीके से, तो यानी कि ये एलिमेंट नहीं होगा, ये सबसेट होगा। ये एलिमेंट नहीं होगा, ये सबसेट होगा। इस सेट में से निकल के एक नया सेट बनना, उसे सबसेट बोलते हैं, है ना। सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा ए। लेकिन एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट होगा सिर्फ ये। जब एलिमेंट की बात करते हैं तो इसकी बात करेंगे ना, कर्ली ब्रैकेट थोड़ी लगेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, एलिमेंट क्या होता है और सबसेट क्या होता है, दोनों में फर्क है। तो इसके अकॉर्डिंग इनने कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। ये सबसेट तो है, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, लेकिन एलिमेंट नहीं है। इसने बोला एलिमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉल्स है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं भाई, 2 4, है ना। कहता है नेचुरल नंबर डिविजन बाय 36, तो 36 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। 1 के पहाड़े में 36 आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है, और फिर उसके बाद आगे भी आएगा, 9 के में भी आएगा, 18 के नहीं, बस ये बोला ना, नहीं 9 के में भी आएगा, 18 के में भी आएगा, इन 36 के में भी आएगा, और भी कोई आए तो देख लेना। तो 2 4 तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 4 भी आएगा, सॉरी 3 के बाद 4 भी आएगा, 2 और 4 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, यानी कि सबसेट है। इसने भी सही बोला, यानी कि ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स का जवाब दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और थर्ड क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आपको मेरे से पहले ही सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, मैंने इतना सारा आपको पीछे बताया है, लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चों ने नहीं किया है, टेंशन मत लीजिए, आप बस कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ साथ काम करिए। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, पहले कॉपी पे लिख देता हूं मैं आपके। यहां पर लिखा है 1 2 और 3 4 और 5, ओके। अब आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 एक पूरा ब्लॉक बन जाता है एलिमेंट ऑफ ए, फिर 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, फिर अगर मैं कहूं 1 2 5 ये एलिमेंट ऑफ ए है, फिर मैं कहूंगा 1 2 1 2 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। देखो ना 3 तो इसके अंदर हो गया ना, ये दोनों को एक साथ लिया जा सकता है, ओके। अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, अगर मैं कहूं 1 2 और फिर उसके बाद 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। बात समझ में आ रहा है, एलिमेंट क्या होता है, इसका एक हिस्सा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। अगर मैं कहूं 1 सबसेट ऑफ ए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि जो भी एलिमेंट है अगर उसके ऊपर मैं करली ब्रैकेट लगा दूं तो सबसेट बन जाता है। अगर मैं ये एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट बन गया ए का। अगर ये एलिमेंट है तो इसके ऊपर मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन गया सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है सबसेट कैसे, ये एलिमेंट है और ये सबसेट है, ऊपर सेट का ब्रैकेट लग जाता है तो सबसेट कहलाता है। इंडिकेशन समझिएगा। उसके बाद 5 के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने 1 2 5 के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया तो सबसेट हो जाएगा। इसका करली ब्रैकेट लगाने से सबसेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट कैसे होगा। हाँ, इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा दोगे तो सबसेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया एलिमेंट और सबसेट को कैसे हम डिफरेंस करते हैं कैसे। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि अगर आपने नंबर समझ लिए हैं तो फाई को भी समझना होगा। फाई के ऊपर अगर मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये एलिमेंट ऑफ ए कहलाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं फाई के ऊपर बिना करली ब्रैकेट लगाए दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि सभी के उल्टा चलता है फाई, यानी कि सभी नंबर्स की बात करें करली ब्रैकेट लगेगा तो सबसेट होगा, करली ब्रैकेट नहीं लगेगा तो एलिमेंट होगा। लेकिन फाई के साथ उल्टा हो रहा है, करली ब्रैकेट नहीं लगेगा तो वो सबसेट है, लग गया तो एलिमेंट है। याद रखनी पड़ेगी आपको ये सिचुएशन।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ये सारे नंबर्स जो मैंने अभी लिखे। अब आपसे पूछ रहा है 3 4 सबसेट है कि नहीं है, बताइए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 3 4 के बारे में बात कर लेते हैं, सबसेट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने देखो इसके बारे में लिखा है, ये है सबसेट। अगर इसके ऊपर एक करली ब्रैकेट लगा होता तो सबसेट होता, यहाँ तो करली ब्रैकेट है ही नहीं एक और ऊपर, है ना, तो ये सबसेट नहीं है। फिर कहता है 3 4 एलिमेंट है, यस ये ट्रू है। फिर 3 4 के ऊपर 2 करली ब्रैकेट, यस ये ट्रू है। 1 एलिमेंट है, यस ये ट्रू है। 1 सबसेट है, नो ये ट्रू नहीं है। 1 2 5 सबसेट है, तो 1 2 5 सबसेट है बिल्कुल, यस। उसके बाद 1 2 5 एलिमेंट है, नो, क्योंकि इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया। 1 2 3 सबसेट है, नो ये तो हो ही नहीं सकता, 3 तो आ ही नहीं सकता अलग से, क्योंकि 3 4 तो एक साथ है। फिर उसके बाद 5 इसका एलिमेंट है, तो मैंने बताया था अभी आपको 5 एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि करली ब्रैकेट नहीं लगा। उसके बाद 5 सबसेट है, हाँ है बिल्कुल। और अगर करली ब्रैकेट लगा दिया सबसेट है, बिल्कुल नहीं है, करली ब्रैकेट लगा देंगे तो सबसेट नहीं कहलाएगा। तो मैंने आपको करेक्ट इनकरेक्ट बता दिया है, मैच करिएगा पीछे से कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन के पास। आपको एक एक क्वेश्चन बड़े तसल्ली से अभी के अभी फिनिश करने हैं, 9 क्वेश्चंस फिनिश करने हैं और एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी, तब हम अगली एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे सबसेट लिखने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा। मैं तीसरा करा रहा हूँ, बाकी के होमवर्क दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं और 4 में भी आप थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। आपसे कहा गया है 1 2 3 और आपसे पूछा गया है ऑल सबसेट्स। तो ऑल सबसेट्स, अगर मैं नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स की बात करता, नंबर तो क्या होता है 2 की पावर 1 2 3 एलिमेंट 3, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स 8। अब इसे लिख के दिखाते हैं। पहला सबसेट तो 5 होता ही है, फिर दूसरा सबसेट हो जाएगा 1, तीसरा सबसेट हो जाएगा 2, चौथा सबसेट हो जाएगा 3, पांचवा सबसेट हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा आपके पास सबसेट 1 3, समझ में आ रहा है, दो दो के पेयर, फिर हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, देखो सबसेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आपसे कहता है इसे पावर सेट लिखिए, तो इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा देंगे तो पावर सेट लिख देंगे। समझ में आ गया क्या होता है, ये है आपके पास क्या, ऑल सबसेट, ठीक है ना। ऑल सबसेट भी होता है, ऑल प्रॉपर सबसेट भी होता है। क्या होता है, ऑल प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब बताइए जरा, ऑल प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या नहीं आता था, सोचिए सोचिए। मैंने बताया था अगर ए सबसेट बी के है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी के है, देन A is a proper subset of B, और इस प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है यही जो हमारा सबसेट का हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये आता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं, ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। तो ऑल प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, कि वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जरा देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सारे नंबर्स हैं, ये इसके बराबर है नहीं, एक इसके बराबर है नहीं, ये भी इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है, तो ये नहीं लेना। अगर ये ले लिया तो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। तो यानी कि प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो वो हो जाएंगे आपके पास 5, वो हो जाएगा आपके पास 1, वो हो जाएगा आपके पास 2 एंड देन 3 एंड देन 1 2 एंड देन 1 3, उसके बाद आ जाएगा 2 3 और उसके बाद आ जाएगा फिनिश। बस ये प्रॉपर सबसेट है। अगर मैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करूं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 2 की पावर ये 3, यानी कि जो भी नंबर था यहाँ पर 3 माइनस का 1 हटा देंगे। 1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि अपने आप को उसे नहीं लेना, इसे ही प्रॉपर सबसेट कहते हैं। देखो एक्सरसाइज में कहीं नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा नाम आता है कहां पर, इसके इंट्रोडक्शन में। अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप किसी भी हेल्प बुक को करेंगे या किसी भी एक्स्ट्रा बुक को करेंगे तो हेल्प बुक बताएगी कि भाई ये चीज एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहा। नहीं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में नहीं है, अदरवाइज एनसीईआरटी में तो वो कॉन्सेप्ट है और उस पर पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। और आगे हायर स्टडी में इन्हीं चीजों पर बहुत फंस जाता है बच्चा, वो कहता है कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं साथ साथ आपको स्टडी करा रहा हूं, आपको बस ये ध्यान रखना है कोई चीज स्किप नहीं करनी, कॉपी पे लिखना जरूर है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं पहले नंबर की, इसके ऑल सबसेट्स क्या होंगे, देखो एक तो 5 होगा,
एक ए होगा, ऐसे लिख के दिखा दिया। इसके ऑल सबसेट्स क्या होंगे, एक फाई होगा, एक ए होगा, एक बी होगा और एक ए बी होगा। इसके ऑल सबसेट्स क्या होंगे, फाई होगा बस अकेला और कुछ नहीं। तो मैंने सभी के ऑल सबसेट्स लिख दिए हैं, लेकिन मैंने हिंट के तौर पर लिखे हैं। आपको अपनी कॉपी पे प्रॉपर तरीके से अभी लिख के दिखाइए, सारे आपको इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है ना। मेरे हिंट का इस्तेमाल कर लेना और इसे करिए। और जिन स्टूडेंट्स ने कर लिए हैं क्वेश्चंस यहाँ तक, वो आगे करने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखो खुद से भी ट्राई करिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। पीए में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी मतलब पावर सेट, जबकि ए की वैल्यू 5 है। अरे अभी तो बताया, अगर ए की वैल्यू 5 है, या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो खाली सेट, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट। अगर नंबर ऑफ ऑल सबसेट की बात, 5 का मतलब क्या, कोई एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। अगर मैं वैसे लिख के दिखाऊं प्रॉपरली तो 5 एक ही बनेगा। तो आपसे पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट भी यही होता है, 2 की पावर 0 यानी कि 1। यानी पावर सेट क्या होता है, जो करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे और लिखते हैं आप 5, है ना, करली ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि अगर 5 की जगह अगर मान लो, सपोज कर लेते, चलो कंफ्यूज कर रहा है ना 5। अगर मैंने कहा ए एक सेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है 1, चलो 1 मान लेते हैं, 1 की जगह भी चलो 2 ले लेते हैं, है ना। अब मुझे इसके निकालने हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर कितना, 1, तो आंसर 2 आएगा। आप कहेंगे सर कैसे आएगा, चेक करके बताइए। तो मैं पावर सेट ऑफ ए लिख के दिखा सकता हूं, पहले करली ब्रैकेट, फिर इसका पहला सबसेट होता है 5 और दूसरा सबसेट होता है 2। ये 2 सबसेट्स इसके अंदर हो गए। ओके, अगर मैं इसी चीज को एक बार और लिख के दिखाऊं, ए एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 लिखा हुआ है, और आपसे कहता है नंबर ऑफ पावर सेट, प्रॉपर क्यों लिख दिया मैंने, पावर, नंबर ऑफ पावर सेट, है ना, नंबर ऑफ पावर सेट, या नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देता, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, है ना। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स के नंबर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। अगर मैं इसे लिख के दिखाऊं, तो सर लिख के भी तो दिखाइए कहां पर है ऐसा। तो पहला सबसेट 5 होता है, दूसरा सबसेट 1 होता है, तीसरा सबसेट 2 होता है, चौथा सबसेट 1 2 होता है। बने के बने नहीं 4, 1 2 3 4। अब यही चीज को यहां लिखते हैं। अगर ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर 0, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आंसर 1। और अगर मैं इसे लिख के दिखाना चाहता हूं, तो ऐसे लिखूंगा कि एक सेट बनाऊंगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो पहला सबसेट तो 5 हो गया और बस बात खत्म। यही तो है आंसर। तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल बारीकी से सीखनी होगी। तो पहली बात तो इसमें कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो कहेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा, तो ध्यान से समझिएगा छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में अभी थोड़ा सा बताया था। कोई भी चीज जब बताऊं और आपको समझ ना आए तो टेंशन मत लेना, जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसको प्रॉपर कर लेते हैं हम, है ना। तो देखो छठे क्वेश्चन की बात हो रही है। कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, आपको ये इंटरवल दे रखा है। कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x such that x belongs to r and -4 less than x less than equal to 6। बोलता है x such that x belongs to r and -4 less than x less than equal to 6। अब देखो आपको कहता है कि for all, इसका मतलब क्या है, for all value of x, x की सभी वैल्यू लेनी है, एक भी नहीं छोड़नी। और कहता है x एक रियल नंबर है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो मैं आपको रियल नंबर के बारे में थोड़ा बताता हूं। अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं आपसे पूछूं कि 2 और 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, कितने। तो आप कहेंगे सर इनके बीच में 10 नंबर तो हमें दिखते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2। मैं कहूंगा क्या और रियल नंबर नहीं है, तो आप कहोगे सर 1.1 के और 1 के बीच में भी नंबर्स होते हैं, 1.01 1.02 1.03 एंड सो ऑन टू।
ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 1.01 और 1.02 के बीच में नंबर नहीं होते क्या, आप कहोगे हाँ सर 1.001, 1.002 और 1.003 एंड सो ऑन। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या 1.001 और 1.002 के बीच में नंबर नहीं होते क्या, तो 1.0001, 1.0002 एंड 1.0003 एंड सो ऑन टू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल साधारण है कि बताइए 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये सारे रियल नंबर ही तो है, काउंट ही नहीं कर सकते, यानी कि इनफाइनेट, इसे बोलते हैं इनफाइनेट। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनेट रियल नंबर होते हैं। तो जरा मुझे बताइए कि -4 और 6 के बीच में कैसे हम निकाल सकते हैं सारे के सारे रियल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? क्या एक सेट के अंदर इसके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर मेरे को ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, सपोज इसने दिया होता यहाँ पर कि एक तरफ से आपको देता और एक तरफ से इन्फिनिटिव तक जाता, तो हम तो लिख लेते हैं, लेकिन ये तो इसके बीच के नंबर पूछ रहा है और कह रहा है सारे निकालो। सेट का मतलब यही है कि सारे निकालने हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कॉपी पे लिखिए, जल्दी से लिखिए रोस्टर फॉर्म। और क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे -4, 6 इस तरीके से। ये क्या लिखा हुआ है मेरे, जरा बताइए। ये लिखा हुआ है, ये है आपके पास ओपन ब्रैकेट -4 और क्लोज ब्रैकेट 6, मतलब कि 6 तो शामिल है लेकिन 4 नहीं लेना माइनस का। -4 से बड़ी संख्या लेनी है, क्या लेनी है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन -4 से बड़ा लेना है और 6 तक की वैल्यू सारी लिखनी है। तो ये है आपके पास कौन सा फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। अगर आपके सामने लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, अब आप इसको रोस्टर फॉर्म बनाइए। रोस्टर फॉर्म, ये क्वेश्चन इस टाइप का पीछे किया है आपने, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, जरा जाके देख के आइए फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन कहा था, ठीक है ना, शायद तीसरा ही क्वेश्चन था, ठीक है, तीसरे का पहला पार्ट। तो देखिए अभी आपको मैं रोस्टर फॉर्म बना के दिखाता हूं। ये z का मतलब क्या होता है, इंटीजर जिसमें डेसिमल्स अलाउड नहीं होते। तो -4 से बड़ा इंटीजर होता है -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, डेसिमल्स अलाउड नहीं होते, तो इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं, यही आएंगे। लेकिन रियल नंबर के केस में ऐसा नहीं हो पाया, सो दैट्स व्हाई रियल नंबर का रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका आपको पता लग गया क्यों लिख रहे हैं। अब आपको सारे रोस्टर फॉर्म आ गए। x such that x is a real number, -12 से ग्रेटर और -10 से छोटा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे गोल ब्रैकेट लगा दीजिए, इसे कहते हैं हम ओपन ब्रैकेट, -12, -10, बस ये आंसर है। इसके लिए आप सॉल्व करिए अगले वाले क्वेश्चन के लिए। आपको क्या दे रखा है, आपको अगले वाले क्वेश्चन में यहां दे रखा है लेस देन इक्वल टू, यहां दे रखा है लेस देन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट ऑफ 0, ओपन ब्रैकेट ऑफ 7। यहाँ पर दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा 3 और 4। अब जल्दी से कॉपी पे ये आंसर लिख देना, मैंने हिंट दे दिया है आपको। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको बिल्डर फॉर्म बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है, बिल्डर फॉर्म बनानी है। कहता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार कौन सी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि -3 और 0 और दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लगा रखा है, ओपन ब्रैकेट। तो आप लिखेंगे इसका आंसर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, जैसे ऊपर लिखा था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद लिखेंगे -3 लेस देन x लेस देन 0। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगर मेरे से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोनों तरफ लेस देन के साथ इक्वल टू का निशान लग जाएगा। अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं। ये देखिए मैं इसका आंसर लिखता हूं, इसको रब कर दे, और इसका आंसर लिख देता हूं मैं यहां पर x such that x belongs to r, -6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। बात समझ में आया। इक्वल टू इधर क्यों लगाया, क्योंकि देखो इधर क्लोज ब्रैकेट है, ऐसे यहां पर क्लोज ब्रैकेट आगे है तो इक्वल टू आगे आएगा, और ओपन ब्रैकेट पीछे है तो लेस देन वाला निशान पीछे की तरफ आएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। यहां तक का होमवर्क आपने अब तक कर लिया होगा, तो अब 8th क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत आसान है। 8th और 9th के बाद हम एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं और फिर अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा
ओके क्या कहता है फिफ्थ में, एट्थ में कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट, और ब्रैकेट के अंदर सेट से लिखा है, सेट के अंदर एस लिखा है। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, देखो इंग्लिश में ब्रैकेट के बाद ऐसे नहीं लिखता, इंग्लिश में या तो सेट होगा या फिर सेट्स होगा, यानी कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन जब हमें डाउट हो कि वो सिंगुलर बनेगा आगे जाके या प्लूरल बनेगा, तो मैथमेटिक्स इसको एक्सेप्ट करता है, इंग्लिश नहीं करता, वो ब्रैकेट के अंदर एस लगा देता है। मतलब इसके दो मतलब हो गए, या तो ये सेट बन सकता है जब आंसर आएगा, या फिर इसका आंसर सेट्स हो सकता है। अब ये इंडिकेट कर देगा तो पता नहीं चल जाएगा आपको, है ना। तो यानी कि एक आंसर भी हो सकता है और एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका देखो कितना अच्छा है, कहता है सेट और ब्रैकेट ऑफ एस। ये याद रखना क्या है, कहता है वुड यू प्रपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यूनिवर्सल सेट बताना है जिसमें ये और ये दोनों समा जाते हैं। यूनिवर्सल सेट देखो मैं बताता हूं, एक सेट ए है, ये है 1 2, एक सेट बी है, ये है 1 2 3, या फिर 1 2 3 की जगह 1 हटाई देते हैं 2 3, है ना, 2 3 4। अब मैंने कहा इन दोनों से का यूनिवर्सल सेट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऐसा सेट बनाइए, ऐसा सेट बनाइए जिसमें ये भी हो और ये भी हो। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 लिख दो, 6 लिख दो, मर्जी जितना भी लिख दो, ये पूरा पूरा यूनिवर्सल है, इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं, ये भी इसमें आ रहा है और ये भी इसमें आ रहा है, तो यूनिवर्सल समझ में आया। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अब आप सोचिएगा, है ना। तो आप सोचिएगा, तो मैं बताता हूं क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले इसने लिखा है, पहले नंबर पे लिखा है इसने, पहले नंबर पे देखिए, कहता है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के सेट बनाने हैं। यहां कहता है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बताइए ये दोनों के दोनों किस में से निकल के आए हैं, आप कहोगे सर जी ये दोनों के दोनों ट्राइंगल में से निकल के आए। यानी ट्राइंगल जो है, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। 6 टाइप के जो अलग अलग ट्राइंगल्स होते हैं, उनमें से ये भी है और ये भी है, दोनों आ गए। यानी कि ट्राइंगल इज अ यूनिट, तो यहां लिखेंगे इसका, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये होगा पहला, तो होगा ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस भी होता है और राइट एंगल भी होता है। अच्छा और भी कोई यूनिवर्स हो सकता है, यस, जिसके अंदर ये है, ट्राइंगल जहां से आया है उसे कहते हैं पॉलीगन, पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज, बहुभुज, इसे कहते हैं त्रिभुज। याद रखना, त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं, पॉलीगन कहते हैं इसे। ये भी एक पॉलीगन है ट्राइंगल, ये भी एक पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक पॉलीगन है आपके सामने पेंटागन, है ना, और ये भी एक पॉलीगन है हेक्सागन, ये पेंटा है 1 2 3 4 5, और हेक्सागन ये भी पॉलीगन है 1 2 3 4 5 6, है ना, हेक्सागन। ऐसे ही सेप्टागन, ऑक्टागन, फिर उसके बाद ऐसे ही डेकागन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे तो पॉलीगन होते हैं, है ना। तो ट्राइंगल इसमें आता है कि नहीं आता, तो इसका मतलब हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल पॉलीगन में आएगा, यस। आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉलीगन में आएगा, यस। तो इसका दूसरा जवाब हुआ कि पॉलीगन। यानी कि ये मतलब हुआ, आपसे पूछ रहा था इन दोनों में, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो आप कहेंगे एक सेट नहीं होगा, इसके 2 सेट होंगे, एक तो ट्राइंगल, एक पॉलीगन इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्या मेरी बात बिल्कुल समझ में आई आपको, समझ में नहीं आई तो दोबारा से देखो, जाके स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल केयरफुली देखोगे तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आती तो मैंने बताया बैच को ज्वाइन कर रखा है आपने, आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। कल के डे में मैं आपको डाउट्स बताऊंगा। नाउ 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स। यानी कि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो पहले को देख लेते हैं। पहले को देखेंगे तो देखो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5, यस 1 3 5 आ रहे हैं। 2 4 6, यस 2 4 6 आ रहा है। 0 2 4 6 8, यस 0 2 4 6, भाई 8 नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, तो ये तो यूनिवर्स नहीं हो सकता। यूनिवर्स में तो सब आता है।
5 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 5 में तो कुछ भी नहीं है, इन तीनों से कैसे बना देगा। फिर उसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखो 135 यस आ रहा है, 246 यस आ रहा है, 0246 से 02468 और बाकी की संख्या भी है। यस, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास जीरो नहीं है, ये वाला जीरो। ओके, तो इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आपको कह रहा था कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो आपने बता दिया थर्ड वन इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस। ये ऑप्शन नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कोई एक इसका आंसर है। ओके, तो 9 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आप साथ साथ होमवर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप इसको लैप्स करते हैं, छोड़ देते हैं, क्लास को बाद में लेने की सोचते हैं, तो फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी बुक्स मैथ्स में पढ़नी पड़ेगी। अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो असाइनमेंट मैं आपको करने के लिए दूंगा या जो रिकमेंड मैं करूंगा वो आपको करना है। फिलहाल तो अभी एनसीईआरटी करनी है, अभी कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं करनी। ओके गाइस, आज की क्लास फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।